नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। अब से थोड़ी देर बाद, कुछ ही घंटों के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप का टैरिफ प्लान एक्टिव हो जाएगा और ये टैरिफ प्लान दुनिया भर के देशों पर लागू होगा। अमेरिका ने जो टैरिफ लगाए हैं वो लागू हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले आज टैरिफ के इशू पर अमेरिका और चीन खुलकर एक दूसरे के सामने आ गए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने धमकी दी है, अगर चीन ने 24 घंटे के भीतर अमेरिका पर लगाया गया 34% का रेसिप्रोकल टैरिफ वापस नहीं लिया तो वो चीन के प्रोडक्ट्स पर 50% का एडिशनल टैक्स लगा देंगे। जवाब में चीन ने कहा वो अमेरिका के साथ हर तरह की जंग के लिए तैयार है। अमेरिका के साथ इस टैरिफ वॉर को चीन अंजाम तक पहुंचाएगा। हालांकि बड़ी बात यह कि पिछले 3 दिन से दुनिया भर के शेयर मार्केट में जो हाहाकार मचा हुआ था वो थम गया है। भारत समेत ज्यादातर देशों के शेयर मार्केट में रिकवरी देखी गई है। सेंसेक्स करीब 1100 अंकों के बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी में भी 350 पॉइंट्स की रिकवरी देखी गई। शेयर मार्केट्स में रिकवरी हुई, लेकिन दुनिया भर के बाजारों में मंदी की आहट सुनाई देने लगी है। अमेरिका में इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल और स्टील सेक्टर से जुड़े प्रोडक्ट्स महंगे हो गए। चीन का एक्सपोर्ट गिर गया। इसका असर यह हुआ कि अब चीन को WTO के नियमों की याद आने लगी। चीन ने कहा कि अमेरिका के रुख पर दुनिया के सभी देशों को मिलकर विरोध करना चाहिए। अमेरिका को WTO के रूल्स को फॉलो करने के लिए मजबूर करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका अपने फायदे के लिए पूरी दुनिया का बिजनेस चौपट कर रहा है। लेकिन सवाल है, आज जो हालात पैदा हुए हैं, क्या उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार हैं या मौजूदा प्रॉब्लम की जड़ में चीन की नीतियां हैं? इस पर चर्चा करेंगे आज की बात में। और इसके अलावा आपको यह भी बताऊंगा कि मौजूदा हालात से निपटने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं टैरिफ को लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप और चीन के प्रीमियर शी जिनपिंग के बीच चल रही जंग की। ट्रंप के टैरिफ वॉर की वजह से पिछले हफ्ते से शेयर बाजार में जो कोहराम बचा था वो आज काफी हद तक थम गया। आज सेंसेक्स 1089 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ, तो निफ्टी में भी 374 पॉइंट्स का उछाल आया। भारत के अलावा आज एशिया में जापान, साउथ कोरिया, चीन, हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया के शेयर मार्केट बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं यूरोप में जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस के स्टॉक एक्सचेंज में कल हुए भारी नुकसान को कुछ हद तक रिकवर किया और बाजार के सेंटिमेंट सुधरे हुए दिखाई दिए। यूरोपियन यूनियन का कॉमन इंडेक्स स्टॉक्स 600 आज 2.6% के उछाल के साथ खुला। वहीं जर्मनी में फ्रैंकफर्ट का डेक्स 2% से ज्यादा बढ़ा। आज स्टॉक मार्केट के सुधरने की वजह जापान रहा। जापान ने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बात करके टैरिफ कम करने की पहल की। दोनों देश बहुत जल्द टैरिफ पर बातचीत करके डील फाइनल करेंगे। हालांकि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चीन ने दो टूक कह दिया कि वो ट्रंप की धमकियों के आगे झुकेगा नहीं। अमेरिका को तुर्की ब तुर्की उसी की भाषा में जवाब देगा। असल में ट्रंप ने अपने टैरिफ वॉर के तहत चीन पर 54% का टैरिफ लगाया है। चीन ने भी जवाबी हमला किया है। अमेरिका के कई एक्सपोर्ट आइटम्स पर बराबर का टैरिफ लगा दिया और इसके साथ साथ चीन ने एक और चाल चली। चीन ने अपनी करेंसी युआन को डिवैल्यू होने दिया, यानी डॉलर के मुकाबले सस्ता होने दिया। इससे एक्सपोर्ट होने वाले चाइनीज प्रोडक्ट्स और सस्ते हो जाएंगे और इसका फायदा चीन को एक्सपोर्ट बढ़ाने में होगा। स्टॉक मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए चीन की सरकारी कंपनियां धड़ाधड़ शेयर मार्केट में पैसे लगा रही हैं ताकि मार्केट को गिरने से रोका जा सके। इसके अलावा चीन ने अमेरिका के रेयर अर्थ मटेरियल के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। रेयर अर्थ मटेरियल यानी वो मिनरल्स जिनका इस्तेमाल स्मार्टफोन, लैपटॉप और टैबलेट बनाने, सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स तैयार करने में होता है। अमेरिका पर प्रेशर बनाने के लिए चीन ने गूगल जैसी कई अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ एंटी मोनोपोली जांच भी शुरू कर दी है। एक तरफ चीन ट्रंप के टैरिफ वॉर से निपटने के लिए लगातार कदम उठा रहा है और दूसरी तरफ अब चीन को WTO की याद आ रही है। चीन ने अमेरिका पर वर्ल्ड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाने का इल्जाम लगाया है।
चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि ट्रंप ने टैरिफ वॉर शुरू करके दुनिया को एक अंधे कुएं में धकेल दिया है। चीन ने आज कहा कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के खिलाफ है, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है और इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर को खतरे में डालने वाला है। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप टैरिफ वॉर नहीं रोकते, बातचीत के लिए तैयार नहीं होते, तो चीन भी अमेरिका से पूरी ताकत से ट्रेड वॉर लड़ने को तैयार है और इस युद्ध को अंजाम तक पहुंचाएगा। 美方滥施关税，严重侵犯各国的正当权益。 अमेरिका जिस तरह से टैरिफ का दुरुपयोग कर रहा है वो तमाम देशों के वाजिब अधिकारों और हितों पर चोट करता है। ये विश्व व्यापार संगठन के नियमों के खिलाफ है। इससे नियमों पर आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था को चोट पहुंचती है। टैरिफ वॉर से वैश्विक आर्थिक व्यवस्था की स्थिरता में खलल पड़ता है। ये एक पक्षीयवाद, संरक्षणवाद और आर्थिक दादागिरी का सबसे बड़ा उदाहरण है। दुनिया के तमाम देश इसका विरोध कर रहे हैं। चीन इसकी कड़ी निंदा करता है और पूरी ताकत से इसका विरोध करता है। चीन की जनता विवाद खड़ा नहीं करती, लेकिन वो विवादों से डरते भी नहीं। धमकियां देना, दबाव बनाना और ब्लैकमेल करना चीन के साथ संवाद का कोई सही तरीका नहीं है। चीन निश्चित रूप से अपने वाजिब हक के लिए जरूरी कदम उठाएगा और हितों की रक्षा पूरी मजबूती से करेगा। अगर अमेरिका दोनों देशों के हितों की और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की अनदेखी करता है और टैरिफ वॉर और व्यापार युद्ध की जिद पर अड़ा रहता है, तो चीन भी यह लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेगा। लेकिन आप जानते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप भी कम नहीं है। ट्रंप ने क्लियर कर दिया कि वो चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार है। ट्रंप कह रहे हैं वो चीन की मनमानी नहीं चलने देंगे। ट्रंप ने कहा कि आज चीन अमेरिका को लूट लूट कर इतना अमीर हुआ है। अमेरिका और चीन के बीच करीब $300 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, यानी चीन अमेरिका को $438 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट करता है और अमेरिका से चीन में सिर्फ 143 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट होता है। ट्रंप इस गैप को खत्म करना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि 2001 में चीन की इकोनॉमी केवल 1.3 ट्रिलियन डॉलर की थी और आज उसकी जीडीपी 18 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है। चीन पिछले 30 साल से अमेरिका को लूट रहा है। साल 2000 में चीन के साथ अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट 84 बिलियन डॉलर था, जो अब 4 गुना हो गया है। ट्रंप ने कहा कि चीन की वजह से अमेरिका में 60 लाख नौकरियां खत्म हो गई हैं। व्हाइट हाउस में उनसे पहले के प्रेसिडेंट ने चीन की मनमानी चलने दी, लेकिन अब वो ऐसा नहीं होने देंगे। ट्रंप ने कहा कि चीन ने अमेरिका पर जो टैरिफ लगाया है, अगर कल दोपहर 12 बजे तक चीन ने ये टैरिफ वापस नहीं लिया तो वो चीन पर 50% एडिशनल टैरिफ लगा देंगे। With China, as you know, against my statement, they put a... जहां तक चीन की बात है तो उन्होंने मेरे बयान के बावजूद हमारे ऊपर 34% टैरिफ लगाया है। क्या ये तो हास्यास्पद है। टैरिफ तो पहले से ही, और मैं कह रहा हूं कि अगर कल दोपहर 12 बजे तक चीन हमारे ऊपर लगाया गया टैरिफ वापस नहीं लेता तो हमने अब तक जो टैरिफ लगाया है उसके ऊपर 50% टैरिफ और लगाएंगे। वो हमारे देश की वजह से इतने अमीर हुए हैं क्योंकि यहां व्हाइट हाउस में बैठे लोगों ने ऐसा होने दिया, अरबों डॉलर का व्यापार घाटा होते रहने दिया, और ऐसा होना नहीं चाहिए था। आपको तो पता ही है कि हमारे ऊपर 36 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है, तो उसकी और कोई वजह नहीं है, सिर्फ एक वजह कि लोगों ने ऐसा होने दिया। तो हम चीन से बात करेंगे और मुझे लगता है कि अगर हम कोई संतुलित, कोई ऐसा समझौता कर सकें जो अमेरिका के हित में हो तो अच्छा रहेगा। यह समझौता किसी और देश के पक्ष में नहीं होना चाहिए। हम अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहे हैं। अब सबसे पहले अमेरिका के फायदे की बात होगी। वैसे ट्रंप की बात सही है कि चीन की वजह से अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। अमेरिका में 60 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां चली गई चीन की वजह से। रोजमर्रा के सामान से लेकर माइक्रोचिप और सेमीकंडक्टर तक हर छोटी बड़ी चीज के लिए अमेरिका चीन पर डिपेंडेंट हो गया। लेकिन यह भी सही है कि जब चीन ने WTO में शामिल होने के लिए अप्लाई किया था, उस वक्त ट्रेड यूनियंस के विरोध के बाद भी अमेरिका ने चीन को सपोर्ट किया था। बिल क्लिंटन ने WTO में चीन की मेंबरशिप का ऐलान किया था, लेकिन उसके बाद चीन ने पूरी दुनिया के बाजार पर कब्जा कर लिया और सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका को पहुंचाया। 2001 में जब चीन
WTO का मेंबर बना उस वक्त वो दुनिया का 7वां बड़ा एक्सपोर्टर था, लेकिन WTO में एंट्री के 8 साल बाद 2009 में चीन दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टिंग कंट्री बन गया। 2001 में चीन से आने और जाने वाले शिप कंटेनर्स की संख्या 4 करोड़ थी। आपको आश्चर्य होगा, 2006 में ये बढ़कर 8 करोड़ हो गई और 2011 में 13 करोड़ हो गई। अमेरिका ने अब तक WTO के नियम तोड़ने की कुल 43 शिकायतें की हैं। इनमें से 33 शिकायतें सिर्फ चीन के खिलाफ हैं। असल में चीन ने जानबूझकर खुद को विकासशील देशों की कैटेगरी में रखा। इसके कारण से विकासशील देशों को मिलने वाली सहूलियतों का फायदा मिलता है। चीन अपनी कंपनियों को सब्सिडी देता है, दूसरे देशों के लिए अपने मार्केट को बंद रखता है। दूसरे देशों को इलेक्ट्रॉनिक्स या दूसरे सामान का रॉ मटेरियल या पार्ट्स एक्सपोर्ट नहीं करता, जिससे उसके प्रोडक्ट्स ही खरीदने पड़ते हैं। दूसरे देश अपने यहाँ न प्रोडक्ट बना सकते हैं, न असेंबल कर सकते हैं। इससे पूरी दुनिया के बाजार पर चीन का कब्जा हो गया। पूरी दुनिया के साथ चीन का ट्रेड डेफिसिट लगातार बढ़ता गया। प्रेसिडेंट ट्रंप इसी गैप को खत्म करने के लिए चीन को निशाने पर ले रहे हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ अमेरिका ही इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहा है। आज हमारे यहाँ कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा, आज दुनिया में जो ट्रेड वॉर शुरू हुआ है, दुनिया भर में मंदी के जो बादल छाए हैं, इसका गुनहगार सिर्फ और सिर्फ चीन है। Of a world in turmoil which has over the past many आज दुनिया में जो उथल पुथल मची है, उसके तमाम कारण पिछले कई दशकों से जमा हो रहे थे। और अगर कोई मुझसे पूछे कि आज जो कुछ दुनिया में हो रहा है उसकी चिंगारी कहां से उठी थी, तो मेरा अपना आकलन यह है कि इन सब का आगाज साल 2000 या फिर उससे भी 3-4 साल पहले तब हुआ था, जब चीन को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में सदस्य के तौर पर शामिल किया गया था। दुनिया के कई देशों को यह लगा था कि चीन खुद में सुधार करेगा, अपने अंदर बदलाव करेगा, अपनी अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता लाएगा, दुनिया की अर्थव्यवस्था में ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी के साथ अपना योगदान देगा। और हमने देखा कि पिछले 25-30 सालों में चीन ने जबरदस्त तरक्की की है, लगातार विकास किया है और आज वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन इस दौरान दुनिया ने जिस हकीकत से आंखें फेर रखी थीं, वो ये कि चीन की इस तरक्की की वजह व्यापार में अनुचित बर्ताव था। उसकी तरक्की फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की कीमत पर हुई। चीन के इस विकास की बुनियाद में वो तमाम कदम थे जिनमें विश्व व्यापार के नियमों को अनुचित माना जाता था, उनका पालन नहीं होता था। और इसका नतीजा ये हुआ कि दुनिया के बहुत से लोग चीन के इस नैरेटिव के झांसे में आ गए कि उसकी तरक्की की वजह से देश में सस्ता श्रम और कम लागत वाली मैन्युफैक्चरिंग थी। इन देशों ने ये नहीं सोचा कि इसके दूरगामी प्रभाव क्या थे। मुझे लगता है कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसकी बड़ी वजह पिछले लगभग 3 दशकों के दौरान तमाम अर्थव्यवस्थाओं पर किए गए हमले का नतीजा है। पीयूष गोयल की बात सही है। ऊपर से देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे अमेरिका चीन के पीछे पड़ा है, उसे धमका रहा है। इंप्रेशन ये है कि अमेरिका पूरी दुनिया का एजेंडा सेट करने में लगा है। लेकिन अगर टैरिफ और ट्रेड की इस वॉर की शुरुआत देखें तो पता चलेगा इसके लिए चीन भी उतना ही जिम्मेदार है। और ये बात भारत से बेहतर कौन जानता है। चीन बाजार में सस्ता माल बेचता है। चाइनीज गुड्स ने हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भारी नुकसान पहुंचाया है। और ये सिलसिला 24 साल पहले शुरू हुआ जब चीन WTO का मेंबर बना। चीन ने लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग का नैरेटिव सेट किया, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई, करोड़ों मजदूरों से सस्ते में दिन रात काम कराया और इस माल को दुनिया भर में बेचा। मुझे याद है 2003 में जब मैं न्यूयॉर्क में था तो जिस होटल में हम लोग ठहरे थे उसमें रखी हर चीज मेड इन चाइना थी। बाहर जाकर देखा तो अमेरिका में हर चीज मेड इन चाइना थी। अमेरिका के मार्केट पर चीन ने लगभग कब्जा कर लिया था। उस वक्त किसी ने इसका विरोध नहीं किया। चीन की हरकतों से भारत और अमेरिका जैसे देशों में मैन्युफैक्चरिंग को भारी नुकसान हुआ, पर उस समय किसी ने चीन से नहीं कहा कि ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। चीन की ग्रोथ तो हुई पर फेयर प्ले की कॉस्ट पर। और यह दुर्भाग्य की बात है, उस समय भारत ने भी इसका विरोध नहीं किया। भारत जैसे देश चुपचाप WTO के रूल्स को मानते रहे। चीन हमारी इकोनॉमी को डैमेज करता रहा
और उस समय की हमारी सरकार चीन की सड़कें, चीन की फैक्ट्रियां दिखाकर चीन को ग्लोरीफाई करती रही। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो चीन की इन अनफेयर प्रैक्टिसेस पर सवाल उठाए गए। मोदी ने मेड इन इंडिया का अभियान शुरू किया, मैन्युफैक्चरिंग के एरिया में चीन को चैलेंज किया, लेकिन दुनिया के ज्यादातर मुल्क उस समय भी खामोश रहे। आज हाल यह कि चीन दुनिया के 181 देशों के साथ व्यापार करता है। इनमें से 150 देश चीन के साथ ट्रेड के घाटे में हैं। 43 देश ऐसे हैं जिनका चीन के साथ व्यापार का घाटा 5% से ज्यादा है। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन और मैक्सिको जैसी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं चीन के साथ व्यापार घाटे में हैं। इसलिए टैरिफ वॉर पर आज के हालात के लिए जितना चीन जिम्मेदार है, उतने ही जिम्मेदार अमेरिका और यूरोप के दूसरे मुल्क भी हैं, जिन्होंने उस समय चीन को मनमानी करने दी। अब सवाल है कि चीन ने दादागिरी करके 24 साल में दुनिया भर के मार्केट पर कब्जा कर लिया। वो 1-2 दिन में या 2-4 महीने में तो खत्म हो नहीं सकता। ऐसी परिस्थिति में भारत जैसे देश क्या करें? तो इसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। मोदी ने कहा कि सेल्फ डिपेंडेंट होना, आत्मनिर्भर बनना ही एकमात्र रास्ता है। हमें इंडिया फर्स्ट के रास्ते पर चलना है। अपने नौजवानों को बिजनेस ओरिएंटेड बनाना होगा, इंडस्ट्री डेवलप करनी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा और मुद्रा योजना इसी सोच का नतीजा है। मोदी ने 2016 में मुद्रा योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत अपना कारोबार शुरू करने वाले लोगों को सरकार बिना किसी गारंटी के, बिना ब्याज के लोन देती है। अब तक 33 लाख करोड़ रुपए के लोन दिए जा चुके हैं। क्योंकि इस स्कीम के आज 10 साल पूरे हो गए, इसलिए मोदी ने मुद्रा योजना के लाभार्थियों से मुलाकात की, उनसे फीडबैक लिया। मोदी ने कहा, लोग तो आरोप लगाते हैं कि अमीरों की सरकार है, लेकिन 33 लाख करोड़ रुपए तो आम लोगों की जेब में गए और इन लोगों ने इस पैसे पर मौज नहीं की, इसे व्यापार में लगाया, ट्रेड में लगाया। इससे रोजगार भी पैदा हुए, इकोनॉमिक ग्रोथ में भी मदद मिली और लोन भी वक्त पर वापस किए गए। और ये बड़ी बात है। मोदी ने कहा, सरकार ने अब मुद्रा योजना के तहत मिलने वाली राशि को 5 से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया है, ताकि सरकार को अपने देश के नागरिकों की ईमानदारी पर भरोसा है, यह साबित हो सके। 52 करोड़ लोन यानी अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। दुनिया के किसी देश में ये सोच भी नहीं सकते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं, और हमारी युवा पीढ़ी को हम तैयार करें कि भाई आप खुद शुरू करो, बहुत कुछ फायदा होगा। 33 लाख करोड़ रुपया ये देश के लोगों को बिना गारंटी दे दिए गए हैं। आप अखबार में तो पढ़ते हो अमीरों की सरकार है, हैं? सभी अमीरों का टोटल लगा दोगे तो भी 33 लाख नहीं मिला होगा उनको। मेरे देश के सामान्य मानवी को 33 लाख करोड़ रुपया आपके हाथ में दिए है ना, आप जैसे देश के होनहार युवा युवतियों को दिए गए हैं। और इन सब ने, किसी ने 1 को, किसी ने 2 को, किसी ने 10 को, किसी ने 40-50 को रोजगार दिया है। यानी रोजगार देने का बहुत बड़ा काम ये इकोनॉमी को जनरेट करता है। उसके कारण प्रोडक्शन तो होता ही होता है, लेकिन जो सामान्य मानवी कमाता है तो उसको लगता है चलो पहले साल में 1 शर्ट लेते थे, अब 2 ले लेंगे। बच्चों को पढ़ाने से संकोच करते थे, अब चलो पढ़ाएंगे। तो ऐसी हर चीज का एक समाज जीवन में बड़ा लाभ होता है। शुरू में 50,000 से 5 लाख किया। सरकार का कॉन्फिडेंस देखिए कि पहले सरकार भी सोचती थी भाई 5 लाख से ऊपर मत तो, डूब जाएगा तो क्या करेंगे, तो मोदी के बाल नोच लेंगे सब लोग। लेकिन मेरे देश के लोगों ने मेरे विश्वास को तोड़ा नहीं। मेरा जो मेरे देशवासियों पर भरोसा था उसको आप लोगों ने मजबूत किया और उसके कारण मेरी हिम्मत हुई कि 50,000 से 20 लाख पर पहुंच गए। ये निर्णय छोटा नहीं है।
ये निर्णय तब होता है जब उस योजना की सफलता और लोगों पर भरोसा, और इसमें दोनों चीजें दिखती है। और इसके बाद नरेंद्र मोदी ने मुद्रा योजना को लाने के पीछे की अपनी सोच बताई। मोदी ने कहा कि मुद्रा योजना बहुत बड़ा साइलेंट रिवॉल्यूशन है। देश के लोगों को साथ लेकर उनके सहयोग से देश को आगे बढ़ाने का प्रयास है और इसका असर दिखाई दे रहा है। मुद्रा योजना ये कोई मोदी की वाहवाही के लिए नहीं है। मुद्रा योजना मेरे देश के नौजवानों को अपने पैरों पर खड़े रहने की हिम्मत और उनका हौसला बुलंद होता चले। मैं रोजी रोटी कमाने के लिए क्यों भटकूंगा, मैं 10 लोगों को रोजी रोटी दूंगा, ये मिजाज पैदा करना है। मेरा मकसद यही है कि मेरे देश का सामान्य नागरिक वो इतना विश्वास से भरा हुआ हो। मुसीबतें होती है, हर एक को होती है, जिंदगी में कठिनाइयां होती है, लेकिन अगर मौका मिले तो कठिनाइयों को परास्त कर करके जीवन को आगे बढ़ाना, और मुद्रा योजना ने यही काम किया है। हमारे देश में बहुत कम लोग हैं जिनको इन चीजों की समझ है कि साइलेंटली कैसे रिवॉल्यूशन हो रहा है। ये बहुत बड़ा साइलेंट रिवॉल्यूशन है। अब आपको किसी पॉलिटिशियन की चिट्ठी की जरूरत नहीं पड़ी होगी, किसी एमएलए एमपी के घर पे चक्कर नहीं काटना पड़ा होगा, आपको मेरा विश्वास है किसी को 1 रुपया भी देना नहीं पड़ा होगा। देश के लोगों को साथ लेकर के देश को बनाया जा सकता है। उनकी आशा आकांक्षा परिस्थितियों का अध्ययन करके किया है। ये मुद्रा योजना उसी का एक रूप है। मैंने वो ज़माना देखा है जब गरीब आदमी को बैंक से लोन मिलना मुश्किल था। बिना रिश्वत के और बिना सिफारिश के तो इम्पॉसिबल था। गरीब आदमी का तो बैंक में अकाउंट भी नहीं होता था। वो छोटा मोटा काम करने के लिए बाजार से ब्याज पर पैसा उठाता था और जीवन भर उसे लौटा नहीं पाता था। इसीलिए बैंक अकाउंट खोलना, मुद्रा लोन देना एक क्रांति से कम नहीं है। किसी गरीब को बिना किसी गारंटी के प्रॉपर्टी और गहने गिरवी रखे बगैर 20 लाख रुपए इंटरेस्ट फ्री लोन मिल जाए तो अपनी ज़िंदगी बदल सकता है और देश के आर्थिक विकास में भागीदार बन सकता है। इसके बहुत सारे सबूत हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आज भी हमने देखे हैं। ये चुपचाप होने वाले एक बड़े बदलाव की तैयारी है, जिससे गरीब का भला होगा, देश का भला होगा। हम अपने प्रोडक्ट्स बनाएंगे, इंपोर्ट पर डिपेंडेंस कम होगी, फॉरेन एक्सचेंज की बचत होगी और जो पैसा बचेगा वो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगेगा। यही चीन की चालों का सबसे सटीक जवाब है। यही स्वदेशी क्रांति है और नरेंद्र मोदी ने आज यही मैसेज दिया। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर आज कई बड़ी खबरें आई। आज सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पूरे देश में लागू हो गया। दूसरा अपडेट यह है कि वक्फ एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो 15 पिटीशन फाइल की गई हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा। आज केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में केविएट फाइल करके कोर्ट से अपील की कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर कोई भी आदेश केंद्र सरकार का पक्ष सुने बगैर पास न किया जाए। लेकिन राजनीतिक पार्टियां वक्फ एक्ट के खिलाफ कानूनी जंग की तैयारी कर रही हैं। जहां तक कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन है, अब वो हिंसा पर, वायलेंस पर उतारू हो गए हैं। आगजनी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल में ये देखने को मिला। मुर्शिदाबाद में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट के दौरान जमकर हिंसा हुई। मुर्शिदाबाद एक मुस्लिम बहुल इलाका है। यहां जंगीपुर में कई मुस्लिम संगठनों के कार्यकर्ताओं ने वक्फ एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान अचानक पत्थरबाजी शुरू कर दी, आसपास की दुकानों में तोड़फोड़ की, फिर सड़कों पर खड़ी गाड़ियों और रेहड़ी पटरी वालों की दुकानों में आग लगा दी। दंगाइयों ने वहां मौजूद पुलिस की गाड़ियों को भी नहीं बख्शा, उन्हें भी आग के हवाले कर दिया। हालांकि हंगामा अचानक नहीं हुआ। असल में वक्फ एक्ट के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने प्रदर्शन की कॉल दी थी। पुलिस को इसकी जानकारी थी, इसलिए पुलिस की तैनाती की गई थी।
सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठे हुए, नारेबाजी शुरू हो गई। प्रोटेस्टर्स आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका। तो पहले पुलिस के साथ झड़प हुई और इसके बाद अचानक पत्थरबाजी शुरू हुई, पुलिस पर पत्थर फेंके गए। इसके बाद आसपास की दुकानों पर हमला शुरू हुआ। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया, टीयर गैस के शेल छोड़े तो दंगाइयों ने आग लगा दी। पुलिस की गाड़ियों को तोड़ डाला और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद माहौल में टेंशन हो गई। हालात को काबू में करने के लिए इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। बीजेपी ने मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को तृणमूल कांग्रेस की सोची समझी रणनीति बताया है। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा, बंगाल में जबरदस्त करप्शन चल रहा है। टीचर्स घोटाले में ममता बनर्जी फंस गई हैं। इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए बंगाल में हिंसा कराई जा रही है। जो बंगाल में जंगीपुर जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे जिस तरीके की घटनाएं घट रही है, बहुत भयंकर परिस्थिति है। और आप जानते हैं हिंदू उस जिले में माइनॉरिटीज है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में माइनॉरिटी है। तो हिंदुओं के ऊपर आगे आने वाले समय में अटैक भी हो सकते हैं। इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार पूरी तरीके से नाकामयाब हो चुकी है और ममता बनर्जी की इंस्पिरेशन से, ममता बनर्जी और उनकी सरकार की इनडायरेक्ट हेल्प से ये सारी चीजें हो रही है। और ये किया जा रहा है कि जो 26,000 नौकरी का जो करप्शन के जो केसेस है, इससे दृष्टि घुमाने के लिए यहां से लोगों की कंसंट्रेशन चली जाए और दूसरी इशू सामने आ जाए, इसलिए ममता बनर्जी की तरफ से ये कोशिश की जा रही है। जब सीए का कानून बना था उस समय भी इन उपद्रवियों को देखकर ममता बनर्जी ने पुलिस को चुप रखकर ऐसे घटनाएं घटाई थी और पोलराइजेशन करने के लिए और करप्शन से दृष्टि घुमाने के लिए ममता बनर्जी की पुलिस द्वारा इस तरीके के काम हो रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि वक्फ एक्ट के विरोध में देश के कई शहरों में प्रोटेस्ट हुए हैं। जम्मू कश्मीर की असेंबली में इस मुद्दे पर हंगामा हुआ है। हैदराबाद, मुंबई, पटना समेत कई शहरों में प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन हिंसा और आगजनी की तस्वीरें सिर्फ पश्चिम बंगाल से ही आई। क्या बंगाल की पुलिस दंगाइयों पर काबू रखने में नाकाम हुई या फिर पुलिस ने जानबूझकर ये सब होने दिया? ये सवाल तो पूछा जाएगा। क्योंकि बंगाल में इस वक्त टीचर्स घोटाले को लेकर ममता मुश्किल में है। जिन टीचर्स की नौकरी गई वो सड़कों पर हैं। कल ही ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश न मानने का ऐलान किया था और आज वक्फ एक्ट पर बंगाल में हिंसा हो गई। क्या ये संयोग है या फिर सोचा समझा प्रयोग? हालांकि ममता की मुश्किल इससे कम नहीं होगी, क्योंकि अब उनके सामने नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। पार्टी के बड़े बड़े नेता आपस में झगड़ रहे हैं और उनके झगड़े जनता के सामने आ गए हैं। आज तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी, कीर्ति आजाद और महुआ मोइत्रा के झगड़े का वीडियो सामने आया। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के लिए बने व्हाट्सएप ग्रुप के चैट लीक हो गए। जो वीडियो और चैट सामने आए वो 4 अप्रैल के हैं। ममता की पार्टी के एमपीज का डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन से मिलने गया था। उस दौरान महुआ मोइत्रा और कल्याण बनर्जी के बीच तकरार हुई। महुआ मोइत्रा ने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में तैनात बीएसएफ के जवानों को बुलाकर कल्याण बनर्जी को गिरफ्तार कराने की धमकी दी। इसीलिए एक वीडियो में कल्याण बनर्जी बेहद भड़के हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां मौजूद पार्टी के दूसरे सांसद उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। कल्याण बनर्जी ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि कोई उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी दे रहा है। दूसरे नेता कह रहे हैं कि वो धीरे बोले वरना बात मीडिया में चली जाएगी। जिसके बाद कल्याण बनर्जी ने कहा, अगर मीडिया को पता चलता है तो चले, दुनिया के सामने सच्चाई आनी चाहिए। अरेस्ट कराবে হ্যাঁ স্যার একটা ছেড়ে দাও প্লিজ মহিলা বলে প্লিজ মোবা ছোট বলে অ্যারেস্ট করাবে মিডিয়া হয়ে যাবে হোক না মিডিয়া আমি তো চাই মিডিয়া হোক ও কত বড় অসভ্য আমার জানিয়ে। एक और वीडियो है जिसपे कल्याण बनर्जी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। वो कह रहे हैं वो पार्टी को किसी प्राइवेट एजेंसी की तरह नहीं चलाएंगे, ग्रुपिज्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। ग्रुपिज्म जब होगा तब हम भी करेंगे, देखता है
करिए करिए, बट आई विल नॉट अलाउ टू डू एनी इलीगल वर्क. वी आर नॉट कम हियर फॉर एनी प्राइवेट एजेंसी है. चलो, अरे क्या तुम नहीं, हम अंदर नहीं आए, हम चले गए. तुम क्या समझ रहे हो मुझको? तुम क्या समझ रहे हो मुझको? हम कोटा में नहीं आया है भाई, और उन्होंने अलग पार्टी छोड़ के नहीं आया. एक तीसरा वीडियो है जो इलेक्शन कमीशन के वेटिंग रूम का है। इस वीडियो में कल्याण बनर्जी सोफे पर बैठे हुए हैं। एक महिला सांसद उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है कि वो शांत हो जाएं। इस वीडियो में डेरेक ओब्रायन भी दिख रहे हैं, वो भी कल्याण बनर्जी को समझा रहे हैं, लेकिन कल्याण बनर्जी गुस्से में महुआ मोइत्रा से कह रहे हैं कि उनसे न उलझें, उन्होंने झगड़ा शुरू किया है, अब झगड़े को खत्म वो करेंगे। If you start, you have to. I will finish. No, no. If you start. You are a senior MP. You know. No, no. If you start, I will finish it. Please, Baba, please. পাশে দুজন বড় পুরুষ মন্ত্রী নিয়ে বেশি জোর দেখিও না আমার কাছে। আমার অনেক দেখা হয়ে গেছে। Our humble request, Baba, please. Where is the form? Where is the thing? কিছুই না, সবাইকে কেটে দিতে হবে, কেউ থাকবে না, উনি একা থাকবেন। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के व्हाट्सएप ग्रुप के चैट्स भी सामने आ गए। इस चैट में कल्याण बनर्जी महुआ मोइत्रा को इंटरनेशनल ग्रेट लेडी कह रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि जब इंटरनेशनल ग्रेट लेडी की गतिविधियों का पिटारा खुला था तब उन्होंने उनका साथ दिया था। आज वही लेडी उन्हें बीएसएफ से गिरफ्तार करने के लिए कह रही थी। इसी चैट के अगले हिस्से में कीर्ति आज़ाद का मैसेज है, जिसमें वो बनर्जी से शांत रहने को कह रहे हैं, जिसके जवाब में कल्याण बनर्जी ने कीर्ति आज़ाद को भी लपेट लिया। रिप्लाई किया कि बीजेपी से उन्हें इंटरनल पॉलिटिक्स करने की वजह से निकाला गया और अब तृणमूल कांग्रेस में भी वो वही कर रहे हैं। जैसे वीडियो और व्हाट्सएप चैट सामने आए तो तृणमूल कांग्रेस के नेता भी खुलकर मैदान में आ गए। कल्याण बनर्जी ने कहा यह सही है कि महुआ मोइत्रा के साथ नोकझोंक हुई थी, ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है। महुआ इस बात से नाराज थी कि इलेक्शन कमीशन को दिए जाने वाले मेमोरेंडम पर उनके साइन नहीं कराए गए, जबकि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। कल्याण बनर्जी ने कहा उन्होंने वही किया जो डेरेक ओब्रायन ने उन्हें करने के लिए कहा था। कल्याण बनर्जी ने कहा कि जब महुआ मोइत्रा उन पर चिल्लाने लगी तो उन्हें भी गुस्सा आया। कीर्ति आज़ाद ने महुआ का साथ दिया, इस पर बात बढ़ गई। कल्याण बनर्जी का आरोप है कि महुआ संसद में ऐसे एजेंडे उठाती हैं और उनका गुस्सा इसी बात को लेकर है कि मैंने इस अनैतिक काम में उनका साथ नहीं दिया। কথা হচ্ছে কোন এক মহিলা মানে আমাকে যেদিনকে যাব ইলেকশন কমিশনে তার আগের দিন जिस दिन हम लोग इलेक्शन कमीशन जाने वाले थे उससे एक दिन पहले डेरेक ओ ब्रायन ने टेक्स्ट करके मुझे एक मेमोरेंडम भेजा जिसमें 7-8 एमपी का नाम था। मुझे कहा गया कि उसमें साइन करना है, इसे इलेक्शन कमीशन में भेजा जाएगा। ब्रायन के सेक्रेटरी उसे मेरे पास लेकर आया, मैंने सिग्नेचर कर दिया। इसके बाद फिर एक मैसेज आया कि सारे एमपी जो दिल्ली में हैं वो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर जाएंगे। मेरा सुप्रीम कोर्ट में केस था, इसलिए मैंने कहा कि मैं नहीं आ पाऊंगा। घटना वाले दिन मैं कोर्ट से जल्दी फ्री होकर इलेक्शन कमीशन पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद एक महिला एमपी ने मुझसे पूछा कि मेमोरेंडम में मेरा सिग्नेचर क्यों नहीं है। मैंने उन्हें बताया कि जैसा इंस्ट्रक्शन था मैंने वैसा ही किया। फिर वो चिल्लाने लगी कि जानबूझकर उनका सिग्नेचर नहीं लिया गया। मामला बढ़ा तो मैं भी चिल्लाने लगा। इस बीच वो महिला दौड़कर बीएसएफ के जवानों के पास गई और उसने कहा कि मुझे अरेस्ट कर लें। मैं 40 साल से राजनीति में हूं। मैंने कांग्रेस, सीपीएम, बीजेपी सबके खिलाफ लड़ाई लड़ी। मैं सिर्फ अडानी और मोदी को टारगेट नहीं करता। उस महिला एमपी के पास कोई इश्यू नहीं है। एक अडानी और एक मोदी। बंगाल में विपक्ष के किसी नेता के खिलाफ वो नहीं बोलती। लेकिन इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के सीनियर लीडर सौगत रॉय महुआ मोइत्रा के सपोर्ट में सामने आए। सौगत रॉय ने कहा कल्याण बनर्जी का बिहेवियर बहुत ख़राब है, वो हर किसी से झगड़ा करते हैं, इसे अब और बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। सौगत रॉय ने कहा वो ममता बनर्जी से बात करेंगे और कल्याण बनर्जी को लोकसभा में पार्टी के चीफ विप के पद से हटाने की मांग करेंगे। The spat took place in front of the election commission,
where a lot of policemen and also media men were present. And then I found that Mahua was crying, and she was going to several MPs, also other parties, to complain about Kalia's behavior. At that time, a number of our party MPs, both gentlemen and ladies, they were gathered and they were discussing that Kollan's behavior could be not tolerated anymore, and everybody should repeat to our Suprema Mamata Banerjee. Karnad is known for his intemperate and uncivilized behavior. I feel strongly, I feel that Kollan should be removed from his post of Chief Whip of the Parliamentary Party immediately. But I leave it to Mamata Banerjee's judgment. सौगत रॉय ने कल्याण बनर्जी पर हमला किया तो कल्याण बनर्जी ने तुरंत पलटवार किया। कल्याण बनर्जी ने कहा, सौगत रॉय ने नारदा घोटाले में पैसा खाया है, पार्टी की इमेज खराब की है, वो दूसरों को ज्ञान न दें तो बेहतर होगा। সৌগতের কোন ক্যারেক্টার আছে নাকি? এখানে এক কথা বলে ওখানে আরেক কথা বলে। সৌগতের ক্যারেক্টারটাই হচ্ছে। सौगत राय का कोई कैरेक्टर है क्या? यहाँ एक बात कहते हैं और वहां जाकर दूसरी बात कहते हैं। सौगत रॉय का काम कान भरने का है, वो मुझे कभी पसंद नहीं आया। ये प्रियरंजन दास मुंशी के लोग हैं, इनकी वजह से पार्टी की छवि खराब हुई है। एक चोर है, नारदा से तो पैसा लिया था, उस समय सौगत रॉय भाग जाता था। 2016, 2017, 2018 की बात याद कीजिए, संसद में लोग चोर चोर का स्लोगन चिल्लाते थे। नारदा घोटाले में जिन जिन सांसदों का नाम आया, वो एक भी संसद में बैठ सकते थे क्या? वहां बैठकर मुझे ही ये सब सुनना पड़ता था। पार्टी की छवि तो सौगत रॉय जैसे लोगों ने खराब की है। पता चला है कि डेरेक ओब्रायन ने इस घटना के बारे में ममता बनर्जी को ब्रीफ किया है। ममता ने महुआ मोत्रा को राज्यसभा की एक महिला सांसद के जरिए सस्पेंशन और कड़े एक्शन की चेतावनी जारी की है। ममता के मैसेज के बाद महुआ मोत्रा ने पार्टी का व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ दिया। ममता और अभिषेक बनर्जी को चिट्ठी लिखकर अपना पक्ष रखा है और इसके बाद कल्याण बनर्जी ने भी कह दिया कि भले उन्हें राजनीति छोड़नी पड़े, लेकिन अब वो महुआ मोत्रा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। দিদি শুধু বলে দিক ভুল হয়েছে, রাজনীতি ছেড়ে চলে যাব, আমার অত রাজনীতি নিয়ে। दीदी सिर्फ एक बार कहते हैं कि मुझसे गलती हुई है, मैं राजनीति छोड़कर चले जाऊंगा। मेरा राजनीति को लेकर उतना कुछ नहीं है, लेकिन वो महिला, उस असभ्य महिला एमपी को मैं सहन नहीं करूंगा। संसद में 18 मिनट बोलने को कहो तो 18 मिनट देना होगा, 20 मिनट मांगे तो 20 मिनट देना होगा। ये क्या है? मैं हर किसी का दबाव सह सकता हूं, लेकिन मैं उस महिला एमपी की ये बात की मुझे इतनी देर बहस करनी है, अब ये दबाव मैं नहीं सहूंगा। तृणमूल कांग्रेस में मचेस घमासान ने बीजेपी को मौका दे दिया, बीजेपी ने मजा लिया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, इस घटना से तृणमूल कांग्रेस का चाल चरित्र सामने आ गया है। बंगाल के लोग अपने संस्कारों, अपने आचरण, अपनी शिष्टता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने उस गरिमा को तार तार कर दिया है। ममता बनर्जी की पार्टी की असलियत अब सबके सामने आ गई है। बंगाल की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। यह दर्शाता है कि तृणमूल कांग्रेस के अंदर उलझाव इस कदर बढ़ता जा रहा है कि अब उससे किसी प्रकार के सुलझाव की कोई अपेक्षा नहीं है। दूसरा बिंदु यह दर्शाता है कि तृणमूल कांग्रेस ही वो पार्टी है जिनके नेताओं ने संसदीय गरिमा को तार तार करने में बहुत निंदनीय भूमिका निभाई है। इन्हीं के एक सांसद महामहिम उपराष्ट्रपति जी की संसद भवन के गेट पर मिमिक्री करते हुए देखे गए। इन्हीं के एक सांसद वक्फ बोर्ड की जेपीसी में भारत के इतिहास में शायद पहली बार बोतल खींचकर मारने का प्रयास करते हुए सभापति को देखे गए। अब इन्हीं के सांसद शायद भारत के इतिहास में पहली बार जिस प्रकार से चुनाव आयोग के अंदर अभद्रता पूर्ण अमर्यादित आचरण करते देखे गए हैं, यह देखकर बंगाल की जनता निश्चित रूप से दुखी होगी। और मैं बंगाल की जनता के लिए कहना चाहता हूं, बंगाल जो कि मर्यादित आचरण के लिए पूरे भारत में एक अद्वितीय और विशिष्ट स्थान रखता है, जिसको बंगाली भद्र लोग कहा जाता है,
उनके सांसदों के द्वारा, तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के द्वारा जो अभद्रता की जा रही है भिन्न भिन्न स्थानों पर, वो बंगाली भद्रलोक और बंगाली अस्मिता के लिए बहुत ही अपमानजनक और निंदनीय है। कल्याण बनर्जी की बात तो सही है कि महुआ मोइत्रा ज्यादातर झगड़ों के लिए चर्चा में रहती हैं, और ये बात भी सही है कि पार्लियामेंट में वो ज़्यादातर अडानी के बारे में ही बोलती हैं और पार्टी के अनुशासन से दूर रहती हैं। इससे पहले वो बीजेपी के एमपी निशिकांत दुबे के साथ अपनी तकरार के लिए खबरों में आई थी। उस समय ममता बनर्जी ने, कल्याण बनर्जी ने महुआ का साथ दिया था, लेकिन अब महुआ ने अपनी पार्टी के सीनियर लीडर को पुलिस से पकड़वाने की धमकी दे दी। इसके सबूत भी हैं। अब इसे बर्दाश्त करना ममता बनर्जी के लिए मुश्किल होगा, लेकिन हैरानी इस बात की कि ममता बनर्जी की पार्टी में लोग खुलकर एक दूसरे से तकरार करें, झगड़ा करें, ममता बनर्जी के लिए एम्बैरेसमेंट क्रिएट करें, ये ममता के लिए चिंता की बात है। जयपुर से आज एक दर्दनाक खबर आई। शराब के नशे में धुत कांग्रेस के नेता ने कार से 9 लोगों को कुचल दिया, जिसमें एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद आज दिन भर जयपुर में प्रोटेस्ट हुए। लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि लोगों को कार से रौंदने वाला उस्मान खान जयपुर में कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष है, और एक्सीडेंट के बाद इस शख्स की मदद करने सबसे पहले कांग्रेस के एमएलए अमीन कागजी मौके पर पहुंचे। असल में उस्मान ने जिस तरह एक के बाद एक कई लोगों पर कार चढ़ाई और उन्हें कुचलता चला गया, वो तस्वीरें जिसने भी देखी उसकी रूह कांप गई। कार की स्पीड कितनी थी, इसका अंदाजा घटना का सीसीटीवी फुटेज देखकर लगाया जा सकता है, और पता चला कि कल रात शराब के नशे में धुत कांग्रेस नेता उस्मान खान ने सबसे पहले गलता गेट इलाके में अपनी कार से एक गाड़ी की टक्कर मारी। इसके बाद एमआई रोड पर उसने दूसरी गाड़ी को हिट किया, फिर वहां से नाहरगढ़ इलाके में पहुंचा और वहां एक के बाद एक कई लोगों को कुचलता हुआ निकल गया। एक्सीडेंट के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। इसी बीच एक शख्स जिसकी बाइक को टक्कर मारी गई थी, उसने हिम्मत करके उस्मान की कार का पीछा किया, उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो आरोपी उस्मान के पास पहुंचा तो उसने एक बार फिर भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी गाड़ी एक दीवार से टकरा गई, तब जाकर वो पकड़ में आया। पहला एक्सीडेंट उसने यहाँ पे करा था। यहाँ से उसने पहले बाइक के ऊपर उसने एक्सीडेंट करके दुर्घटना यहाँ से करके वो सीधा पकड़ा था। ठीक है। तो उसके पीछे हमने गाड़ी लगाई, गाड़ी रोकने के लिए, तो आगे नहीं रुका। उससे आगे 200 मीटर पे फिर उसने एक गाड़ी को उड़ाया। ठीक है। फिर उससे आगे 50 मीटर पे जाते ही फिर उसने 2 गाड़ियों को एक साथ टक्कर मारी, जिसमें एक लेडीज थी, एक बच्ची थी और एक आदमी था। उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा था, वो सीधा निकला है वो आगे की तरफ। शराब पिया हुआ था क्या? फुल पी रखा था, दारू के फुल नशे के अंदर था। कंट्रोल से पावर ऊपर थी गाड़ी, कोई कंट्रोल में नहीं थी गाड़ी उसके। कैसे फिर आपने कैसे रोकी? मेरे उसने क्या हुआ, आगे जाते एक सड़ाई आती तो उसने देखा कि मेरे पीछे कोई नहीं आ रहा, उसके पीछे कोई पब्लिक नहीं थी, ओनली मेरी गाड़ी थी, एक मेरा साथ भाई था, एक उसकी गाड़ी थी। हम 2 गाड़ियां हम उसके पीछे थे। उसने देखा मेरे पीछे कोई नहीं, तो उसने गाड़ी को वहाँ पे उसके आगे स्कोर भी थी, उसने गाड़ी धीरे करी। तो जैसे गाड़ी धीरे करी, मैं एक्टिवा से रुक के उसके गाड़ी के पास में जैसे रुका, तो वो देखा कि मेरे पीछे उसके गेट के, मैंने जैसे गेट को मैंने पकड़ा उसके, तो गाड़ी की स्पीड उसने और तेज कर दी। तो स्पीड उसने रोकी नहीं, आगे 300 मीटर तक तो मेरे को लेके गया। आगे घुमाऊ आता है एक, आगे घुमाऊ पे उसने गाड़ी रोकी नहीं, तो मैंने उसके स्टीयरिंग को खुद को आगे उधर खींच दी उससे। तो उसने दीवार के अंदर गाड़ी उस साइड घुस गई थी। तो उसको वहां से निकाल के फिर कोई सिविल में, तो मैंने उनको क्या करके वो उसको गाड़ी पे बैठा के अपने संजय सर्किल थाने ले गए थे। क्योंकि उस्मान ने जिस गलता गेट में सबसे पहले अपनी कार से लोगों को टक्कर मारी और उसके बाद जिस एमआई रोड पर उसने दूसरी गाड़ी को हिट किया, उन दोनों इलाकों के बीच की दूरी करीब 5 किलोमीटर है और इसके बीच में मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन इस दौरान उसने किसी को टक्कर नहीं मारी। इसके बाद वो जैसे ही नाहरगढ़ इलाके में पहुंचा, तो जो हिंदू बहुल इलाका है, तो इसने कार की स्पीड अचानक बढ़ा दी और कई लोगों को कुचल दिया। अब लोकल लोगों ने यह सवाल उठा दिया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने नाहरगढ़ में जानबूझकर लोगों पर गाड़ी चलाई। जैसे ये बात फैली तो लोग सड़कों पर आ गए, बाजार बंद करा दिए गए, प्रोटेस्ट शुरू हो गया। कुछ ही देर में बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य भी वहां पहुंच गए। बाल मुकुंद आचार्य ने कहा, जिस तरह उस्मान नाम के शख्स ने इस घटना को अंजाम दिया है, लोगों को बेरहमी से अपनी कार से कुचला है, इसके पीछे जरूर कोई साजिश होगी, इसलिए ऐसे व्यक्ति को
फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसे लोगों को तो फांसी की सजा होनी चाहिए और मैं मानता हूं कि कोई जानबूझकर ऐसा काम किया उस व्यक्ति ने। कांग्रेस का वो पदाधिकारी है और उस्मान हसन नाम का वो व्यक्ति जिसने मेरे को लगता है जानबूझ के ये षड्यंत्र रचा है और हमारे लोगों को जिस प्रकार से दुर्घटनाग्रस्त किया है, ये सोची समझी कोई साजिश है। और उसने इनसे तंग गलियों में 70-100 की गाड़ी चलाकर छोटे छोटे बच्चियों से लेके बड़े बूढ़े बुजुर्गों को जिस प्रकार से कुचला है, ये ऐसे व्यक्ति को फांसी की सजा होनी चाहिए। देखिए वो व्यक्ति अमीन कागजी का कार्यकर्ता है, अमीन कागजी का मिलने वाला है और अमीन कागजी उसको बचाने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन ये भाजपा का भजनलाल परिवार यहाँ बैठा है, उसको बचने नहीं देंगे, उसको फांसी की सजा करा के रहेंगे। स्थानीय लोगों की नाराजगी कांग्रेस के विधायक अमीन कागजी को लेकर भी है, क्योंकि कागजी मौके पर सबसे पहले पहुंचे थे। उसके बाद आरोपी उस्मान को जिस थाने में रखा गया था वहां से उसे दूसरे थाने में भेज दिया गया। इसे लेकर स्थानीय लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि अमीन कागजी आरोपी उस्मान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों का कहना था कि अमीन कागजी ने कल पुलिस स्टेशन पहुंचकर उस्मान का थाना बदलवा दिया, लेकिन अमीन कागजी का कहना है कि घटना के तुरंत बाद वो मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया। वो न उस्मान को जानते हैं न उसके परिवार को। अमीन कागजी ने कहा कि उनकी पूरी संवेदना एक्सीडेंट के शिकार हुए लोगों के साथ है, वो भी उस्मान के लिए फांसी की मांग करेंगे। देखिए ऐसा है, इस जैसा घिनौना आदमी हो नहीं सकता। ना मेरी इसके बारे में किसी पुलिस से बात हुई, ना मेरी उसके परिवार के किसी सदस्य से बात हुई, ना मैं उसको अच्छे से जानता हूँ। लेकिन ये भ्रांति फैलाना, शहर का माहौल ख़राब करना, ये हम लोगों की फितरत में नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार उस पर गंभीरता से संज्ञान ले, उसके खिलाफ जितनी भी धाराएं लग सकती हैं वो धाराएं लगें और उस पर कानून सम्मत काम हो। एक आखिरी सवाल, क्या उस्मान खान को आपका संरक्षण मिला हुआ है? 1000% नहीं मिलेगा और मैं पहला व्यक्ति हूँगा जो उसको जेल भेजूंगा। जिस उस्मान खान ने 3 बेकसूरों की जान ली, उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा तो जायज़ है। उस्मान का अपराध बहुत जघन्य है। उसने हर वो काम किया जो उसके अपराध को बहुत गंभीर बनाता है। गाड़ी चलाते समय वो नशे में धुत था, गाड़ी की स्पीड ज़्यादा थी, उन लोगों को कुचलता चला गया और फिर भागने की कोशिश भी की। ऐसे बेरहम अपराधी को मौत की सज़ा तो होनी ही चाहिए, लेकिन इस मामले को मज़हब से जोड़कर या राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। बस ये इंश्योर किया जाना चाहिए कि कोई इस अपराधी को बचाने की कोशिश न करे और उसके पाप की सज़ा उसे जल्दी से जल्दी मिले। आज पंजाब से चौंकाने वाली खबर आई। जालंधर में पंजाब के पूर्व मंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर मनोरंजन कालिया के घर पर ग्रेनेड अटैक हुआ। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि कालिया के घर के दरवाजे टूट गए। आसपास खड़ी गाड़ियों को ज़बरदस्त नुकसान हुआ। हैरानी की बात यह कि पुलिस चौकी मनोरंजन कालिया के घर से सिर्फ 50 मीटर दूर है, लेकिन ब्लास्ट होने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। पुलिस स्टेशन में किसी ने कालिया का फ़ोन नहीं उठाया। मनोरंजन कालिया के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से पता चला कि ग्रेनेड अटैक करने वाले ई-रिक्शा से आए थे। हमलावरों ने पहले घर की रेकी की, फिर कुछ मिनटों के बाद ग्रेनेड फेंककर भाग गए। इस घटना के बाद केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता कालिया के घर पर पहुंचे। पंजाब में लगातार हो रहे हमलों को लेकर सवाल उठाए। फिर जाकर पंजाब पुलिस एक्टिव हुई। पंजाब के स्पेशल डीजीपी अर्पित शुक्ला ने कहा कि ग्रेनेड फेंकने वाले दोनों आरोपियों को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डीजीपी के मुताबिक बीजेपी नेता के घर के हमले का मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई का करीबी जीशान अख्तर है। ये वही जीशान अख्तर है जिसने बाबा सिद्दीकी के मर्डर की प्लानिंग की थी। और इसके बाद अर्पित शुक्ला ने यह भी कह दिया कि इस अटैक के पीछे आईएसआई का हाथ है। पंजाब पुलिस के ऑफिसर्स ने और जो टीम्स हैं उन्होंने लगातार काम करते हुए 12 घंटे के अंदर इस केस को ट्रेस कर लिया है। ये एक बहुत मेजर एक इंसिडेंट था जो कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करने के लिए
लोगों ने किया। एक मेजर कॉन्स्पिरेसी थी जो पाकिस्तान के आईएसआई के द्वारा रची गई थी और इसमें जीशान अख्तर जो कि एक एसोसिएट है लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर शहजाद भट्टी का, उन्होंने मिलकर ये एक साजिश रची थी। इसमें जो बीकेआई के जो बाबर खालसा इंटरनेशनल के लिंक्स हैं उनको भी प्रोब किया जा रहा है। 2 मुलजिम इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जो ऑटो रिक्शा इस्तेमाल हुआ था वो भी रिकवर हो चुका है। जो हमारी दूसरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसीज हैं उनके साथ भी हम इन टच हैं ताकि इस केस की प्रॉपर और जल्दी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की जाए। ऐसा लगता है कि पंजाब पुलिस के पास इस बात का कोई क्लू नहीं है कि हमला करने वालों के पीछे कौन था, उनका मकसद क्या था। पुलिस को कुछ नहीं पता। पुलिस ने इसमें लॉरेंस बिश्नोई, हरविंदर सिंह रिंदा, हैप्पी पासिया, खालिस्तान, आईएसआई, बब्बर खालसा सबका नाम ले दिया और फिर ये भी कह दिया ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का केस हो सकता है। पूछताछ हुई नहीं, जांच हुई नहीं, कुछ पता चला नहीं, तो इतने सारे लोगों का नाम लेने का क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि पुलिस की सारी बातें हवा हवाई हैं, इसीलिए सब ने अपने अपने तरीके से इसको स्पेकुलेट किया। नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करने और राजशाही की वापसी की मांग को लेकर आंदोलन तेज हो रहा है। आज भी काठमांडू में राजशाही बहाल करने की मांग को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। काठमांडू में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के हजारों समर्थक सड़कों पर उतरे। लोगों ने हाथ में राजशाही बहाल करने, ज्ञानेंद्र शाह को फिर से नेपाल का राजा घोषित करने की मांग वाले बैनर, पोस्टर और तख्तियां हाथ में लिए हुए थे। प्रजातंत्र पार्टी के नेताओं ने कहा केपी शर्मा ओली की सरकार आम लोगों की मुश्किलात दूर करने में नाकाम रही है, इसलिए हालात बदलने के लिए पहले शासन की व्यवस्था बदलनी होगी। प्रोटेस्टर्स ने कहा अगर नेपाल को बचाना है तो उसे माओवादियों के शिकंजे से आज़ाद कराना होगा। प्रजातंत्र पार्टी के नेताओं ने 28 मार्च को गिरफ्तार किए गए पार्टी नेताओं को तुरंत रिहा करने की मांग भी की। राजशाही की मांग को लेकर पिछले महीने भी काठमांडू में हिंसक प्रदर्शन हुआ था, जिसमें एक फोटो जर्नलिस्ट समेत 2 लोगों की मौत हो गई थी। इंटरेस्टिंग बात है कि 2008 में जिन दुर्गा प्रसाद परसाई ने नेपाल में राजशाही को खत्म करके चुनी हुई सरकार लाने के लिए आंदोलन चलाया था, अब 16 साल बाद हताश होकर वही दुर्गा प्रसाद परसाई नेपाल में राजशाही वापस लाने और नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं।